हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RGV ITI में। RGV ITI हम लोग में एंटिटी से जुड़े कोर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंटिटी से जुड़े कोर्स के रिगार्डिंग विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हम लोग बालकों के इन्फेंसी स्टेज, मतलब उसमें गर्भावस्था, गर्भधारण करने से लेकर के एकदम वृद्धावस्था तक का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया था। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नवजात शिशु। ठीक है, आज हम लोग नवजात शिशु के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक लिख लेते हैं, क्या है? नवजात जात कि इंग्लिश में बोला जाता है जात शिशु, नियोनेट। ठीक है, तो आज हम लोग नवजात शिशु के बारे में पढ़ेंगे। नवजात शिशु की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी गतिविधियां किस तरह से हैं, इनको किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है, इनके मानसिक स्तर को किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जो एनटीटी का जो कोर्स होता है, एनटीटी, इसमें हमें मुख्य रूप से छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाना है ना। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का ये फुल फॉर्म है। तो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है आवश्यक कि नर्सरी में जो बच्चे आ रहे हैं उससे पहले उनकी किस तरीके की गतिविधियां होती है, छोटे छोटे बच्चों की गतिविधियां किस तरह की होती है, इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें उनको पढ़ाना है ना। तो उनके मनोवैज्ञानिक स्तर को समझना जानना बहुत जरूरी है। तो नवजात शिशु के बारे में आज हम लोग देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो नियोनेट, हम लोग नियोनेट नवजात शिशु कहते किसे हैं? ऐसे तो आमतौर पे नवजात शिशु का क्या है, जन्म से लेकर 30 दिनों तक के का जो बच्चा होता है उसको हम लोग नवजात शिशु बोलते हैं। लेकिन इसमें भी मनोवैज्ञानिकों ने, मनोविश्लेषकों ने कुछ और भी ये ऐड कर दिया है कि सिर्फ इसको नवजात शिशु मतलब नियोनेट के अंदर ही कुछ और एक दो स्टेजेस आ जाते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड आता है पार्चुनेट। ठीक है, क्या है ये वर्ड? है इंग्लिश में पार्चुनेट। पार्चुनेट पार्चुनेट स्टेज क्या है? ये पीरियड क्या है? पार्चुनेट या पार्चुनेट पीरियड बोल सकते हैं। पार्चुनेट होता है, ये पार्चुनेट पीरियड क्या है इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। पार्चुनेट पीरियड होता है जन्म से लेकर के 30 मिनट तक। जन्म से, जब बच्चा जैसे ही जन्म लिया है तब से लेकर के 30 मिनट, है ना, 30 मिनट तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं पार्चुनेट पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है बच्चे के साथ? तो बच्चा जब जब माँ के गर्भ से जन्म लिया होता है तो माँ के साथ उसका नाभि, उसके नाभि से माँ का लगाव यानी जुड़ाव बना होता है उस समय। इस पीरियड के दौरान उसके नाभि को अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है, उसको काट करके उसको माँ से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद पार्चुनेट पीरियड के बाद आता है इसमें नियोनेट को कई लोग बोलते हैं न्यू बॉर्न इन्फेंट, बॉर्न इन्फेंट, है ना। तो न्यू बॉर्न इन्फेंट ये भी एक स्टेज माना गया है। तो ये कब होता है? जन्म से लेकर के, या बोल सकते हैं कि 30 मिनट, या फिर जैसा लोगों ने बताया वैसा ही हम लोग भी देखते हैं। जन्म से लेकर के, जन्म से 10 दिनों तक के बच्चे को बोला जाता है न्यू बॉर्न इन्फेंट। 10 दिनों तक, जन्म से 10 दिनों तक। ठीक है, और जो सबसे विस्तृत रूप से जो लास्ट में जो इसको बोल सकते हैं क्या, नियोनेट। नियोनेट ये होता है जन्म से
जन्म से 30 दिनों तक, जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर के 30 दिनों तक के बच्चे को बोलते हैं हम लोग नियोनेट या नवजात। ठीक है, नवजात शिशु। इसके बाद का क्या है, हम लोग ओवरऑल इसके बारे में समझ लिए कि नवजात शिशु जिसको नियोनेट बोलते हैं, तो ये कितना हम लोग को जो अभी जो इस टॉपिक्स के अंदर पढ़ना है वो कितने दिन के बच्चों के लिए हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि अभी जो पढ़ेंगे वो जन्म से लेकर 30 दिनों तक के बच्चे की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले इसका जो एक ये आता है, सबसे पहले हम लोग इस बच्चे के शारीरिक विकास के से संबंधित जो भी बातें हैं उसके बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है वो है शारीरिक विकास। के शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताएं, है ना। तो शारीरिक इसमें क्या है कि बच्चा शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताएं, इसके अंदर हम लोग बच्चे जो नवजात शिशु है उसके शारीरिक विकास में किस तरीके से उसका शारीरिक क्रिया या शारीरिक गतिविधियां या उसका विकास का जो भी चरण है, ये प्रौढ़ावस्था या आम जो भी मनुष्य एक वयस्क मनुष्य है उससे किस तरीके से भिन्न है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है नवजात शिशु का एक चीज और इसमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब नवजात शिशु जब जन्म लेता है, वो जन्म के समय उसकी हाइट क्या होती है, एक अनुमानित हाइट, ऐसा नहीं कि बहुत ही ये साइंटिफिकली प्रूव है कि नहीं इतना ही होना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि एक औसतन एक अनुमान रखा जाता है कि जन्म के समय जो बच्चे का भार होता है वो होता है लगभग 7-8 पाउंड का, ऐसे कुछ जो वेट होता है, वो क्या होता है 7 से 8 पाउंड के लगभग। और इसका हाइट जो होता है, कोई भी जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसका हाइट होता है तो लगभग 19 से 20 इंच के आसपास। और ये अक्सर देखा गया है कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो जो लड़का होता है ना, जो लड़के होते हैं जो जन्म के समय जो लड़का होता है उसका हाइट थोड़ा ज्यादा होता है और गर्ल्स लोग का हाइट जन्म के समय ही थोड़ा सा कम रहता है। इस बात को सभी लोगों ने, डॉक्टरों ने या मनोवैज्ञानिकों ने इस बात माना है। तो नवजात शिशु के विकास की विशेषताएं, ये शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताओं के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसमें जो सबसे पहला गुण है इसका, जो इसका गुण है उसमें क्या आ जाता है इसके शारीरिक विकास में, सोचिए थोड़ा आप लोग। तो सबसे पहले इसके त्वचा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्वचा, आखिर जो जन्म से लेकर जो 30 दिन का बच्चा होता है उसका त्वचा किस तरह का होता है। तो बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस समय उसका त्वचा, जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय इसका त्वचा गुलाबी रंग का होता है। जन्म के समय गुलाबी रंग का होता है। लेकिन क्या होता है कि तुरंत बाद लगभग 1-2 हफ्ते में इसका जो स्थायी कलर है ना, लगभग 2 हफ्ता लग ही जाता है। तो 2 सप्ताह के बाद क्या होता है कि इसका जो अपना जो नेचुरल जो कलर है उस कलर में बच्चा आ जाता है। सेकेंड है आंख। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखों का क्या है कि जिस समय बच्चा जन्म लेता है, कभी गौर करिएगा अगर ऐसा मौका अगर आप लोगों को मिले तो चीज को मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करिएगा और इन चीजों पे गौर करिएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें जो होती है हल्की भूरी कलर की होती है, भूरे रंग की होती है। और ये कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे उनकी आंखों का जो नेचुरल कलर है उसके ऊपर ये आ जाता है। कुछ बच्चों की आंखें भूरी की भूरी रह जाती है, कुछ बच्चों की आंखें थोड़ी नीली टाइप की होती है। ज्यादातर बच्चे
जिनकी आंखें काले रंग की होती है। इसके बाद आता है दांत, इसके बाद है दांत। तो जो नवजात शिशु होता है उनमें दांत नहीं पाया जाता। ठीक है, तो दांतों पे विशेष चर्चा नहीं। गर्दन, जो गर्दन होता है, तो बच्चा जिस समय जन्म लेता है उसका शारीरिक अनुपात से उसका सिर जो होता है उसके शारीरिक अनुपात से थोड़ा बड़ा होता है। आमतौर पे जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसका शारीरिक, जो शरीर के अकॉर्डिंग जो उसका सिर होता है वो 1:7 के आसपास ऐसा होता है। लेकिन जो नवजात शिशु होता है उसका 1:4 के रेशियो में रहता है। मतलब गर्दन, ये सिर बड़ा होने के कारण गर्दन ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें गर्दन बहुत छोटा है या लगभग नाक के बराबर है। गर्दन उसमें विलुप्त थी, लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि उसका गर्दन है ही नहीं। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे उसका गर्दन जब बड़ा होता है तो फिर पता चलता है कि हाँ इसमें गर्दन भी है। उसके बाद है, उसमें और क्या हो सकता है, उसके शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताओं में मांसपेशियां। बच्चा इन सब चीजों के साथ ही जन्म लेता है, इसलिए इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। मांसपेशियां, तो एक छोटे बच्चे की जो मांसपेशी होती है हम लोगों के तरीके नहीं। हम लोग का क्या है कि कोई भी मांसपेशी जो कि हम दैनिक कार्य में रेगुलर यूज होता है तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है। लेकिन बच्चे की सभी मांसपेशियां क्या है, उस समय जिस समय वो जन्म लेता है तो उस समय क्या, नवजात शिशु की मांसपेशियां बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। बाल, है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कुछ बाल भी होता है ना, सिर में भी बाल होता है और उसके कुछ बॉडीज पे भी, बॉडी के पार्ट्स पे भी, जैसे पीठ में, हाथ पे भी कुछ बाल होता है। तो बाल का क्या है, वो बाल स्थायी नहीं होता है। बाल आता है लेकिन उसको क्या है कि कुछ ही समय बाद वो बाल मालिश वालिश होने से या किन्हीं और कारणों से वो क्या है, वो बाल फिर झड़ जाता है। और जो उनके सिर में भी बाल होता है जो स्टार्टिंग में जन्म के समय होता है वो भी बाल वो स्वतः ही झड़कर समाप्त हो जाता है। उसके बाद नए बाल उगते हैं। और है उसकी एक और, हड्डियों के साथ भी बच्चा जन्म लेता है, लेकिन हड्डियां इतनी मुलायम होती हैं इस समय कि बच्चे को कोई भी, है ना, कोई भी लोग जब उसको उठाने का या को जब उठाता है तो बहुत ही इतना केयरफुली उठाता है कि ये हड्डी इधर से इधर न घूम जाए, क्योंकि हड्डियां उस समय कार्टिलरी स्टेज में होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताओं में इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करना था, ये हो गया। अब क्या है, अब इसके बाद नवजात शिशु के अंदर हम लोग क्या है, कुछ और चीजों को देखेंगे। आ जाता है शारीरिक शास्त्रीय क्रियाएं, है ना। अगला बिंदु जो है वो है शरीर शास्त्रीय, शरीर से जुड़ी शास्त्रीय क्रियाएं। शरीर शास्त्रीय क्रियाएं मतलब बच्चा, ठीक है, इन सब चीजों के साथ वो जन्म लिया, जो जो अभी बताए उनके विकास में जो जो चीजें थी, जैसे दांत है, आंख है, बाल है, दांत तो होता ही नहीं है, आंख है, बाल है, मांसपेशियां वगैरह। तो आखिर बच्चा, ठीक है, वो अभी अभी जन्म लिया है 30 दिन तक, लेकिन कुछ तो क्रिया करता होगा ना उन सब के साथ, कुछ तो क्रियाएं करता है, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, या ये स्तनपान करना, ये सब कुछ क्रियाएं बच्चा करता है। के ऊपर अभी हम लोग समझेंगे कि एक छोटा सा बच्चा क्या क्या क्रियाएं, एक नवजात शिशु जो है वो कौन कौन से क्रियाओं में उस तक भाग लेता है। तो क्या है, इसको इंग्लिश में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो शारीरिक क्रियाएं कौन कौन सी है के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो मुख्य रूप से जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे हृदय का धड़कन, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या है, इनका हृदय का धड़कन, है ना,
बच्चा जब जन्म लेता है तो उनका हृदय का धड़कन क्या है, आम लोगों से, जो आम युवा लोग हैं या जो कुछ जैसे किशोरावस्था के बच्चे हैं जो भी हैं, तो उन सभी से क्या होता है, इनका धड़कन थोड़ा ज्यादा तेज रहता है ना। किसी बच्चे को, छोटा बच्चा है अभी अभी जन्म लिया है या 5 दिन 10 दिन का हुआ है, उसके ना ऐसे दिल पे हाथ रख के देखना, उसका फूक फूक करके वो तेजी से वो उसका जो है ना दिल धड़कता रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके हार्ट का साइज बहुत ही छोटा होता है, उस समय जन्म के समय का हार्ट का साइज काफी छोटा होता है, और पल्स रेट को मेंटेन रखने के लिए क्या है कि वो थोड़ा ज्यादा तेजी से धड़कते रहता है। दूसरा है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो इस बात पे बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी जल्दी, वो जब सोया होता है तो उस समय गौर करिएगा, वो क्या है ना कि बहुत तेजी से सांस लेता है छोड़ता है, सांस लेता है छोड़ता है, बहुत ये क्रिया वो बहुत तेजी से करता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो जरूरी आप लोगों को जानने का है कि क्या, श्वसन क्रिया बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो उस समय, जन्म के समय तुरंत से वो श्वसन क्रिया नहीं करता है। कहा जाता है कि अगर बच्चा जन्म लिया और वो रोया नहीं तो मतलब प्रॉब्लम रहता है उस बच्चे में, उसके श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए बच्चा जैसे ही जन्म लेता है जन्म के साथ ही रोना शुरू कर देता है। उसके रोने से क्या होता है कि उसके फेफड़े फूल जाते हैं, और फेफड़े थोड़ा फूलते हैं तो फूलने के बाद उनमें श्वसन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, यानी कि श्वसन क्रिया भी है जो आम आदमी के तुलना में वो बहुत तेजी से कर रहे होते हैं उस समय। लगभग जन्म के समय बोले तो बालक क्या है कि 40 to 50 है ना, 40 to 50 ब्रीदिंग मूवमेंट पर मिनट वो करता है। का ब्रीदिंग मूवमेंट क्या होता है, 40 to 50, जबकि एक जो नॉर्मल आदमी है, एक वयस्क आदमी है, वो क्या करता है, तो एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, 18 ब्रीदिंग पर मिनट, है ना। ब्रीदिंग पर मिनट तो शॉर्ट में बीएम लिख दिए। तो नॉर्मल आदमी मात्र 18 बार 1 मिनट में वो सांस लेता है। ब्रीदिंग मोमेंट उसका क्या है 1 मिनट में 18 बार। लेकिन एक बच्चा क्या है 1 मिनट के अंदर 40 से 50 बार वो श्वसन क्रिया करता है। दूसरा जो उसकी शरीर शास्त्रीय क्रियाएं हैं वो क्या है, चूसने से संबंधी, है ना, चूसने संबंधी क्रिया। कोई भी बच्चा है, इनमें क्या है कि नेचुरली होता है, को भूख लगा हो नहीं लगा हो, अगर बच्चा है ऐसे, लेकिन ऐसे देना नहीं चाहिए, अपना उंगली ना उसके मुंह पे रख के देखिएगा, वो क्या करेगा, उसको पता नहीं होता करना क्या है, इसका नहीं करना है, वो बस क्या है, बच्चा क्या है, चूसने लगता है। बच्चा जिस समय जन्म लेता है तो उसी समय से वो चूसने संबंधी ये जो क्रिया है उसमें ऑलरेडी उसमें विद्यमान होती है। ये गॉड गिफ्टेड होता है उन बच्चों में, वरना अगर ये क्रिया अगर उनको अगर नहीं आता होगा तो फिर वो स्तनपान माँ के साथ वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है नींद। नींद भी जो है, और मुख्य रूप से ये जो चूसने संबंधी क्रिया है इसका मुख्य रूप से जो यूज होता है वो क्या है, स्तनपान करने में। छोटे छोटे बच्चे जो स्तनपान करते हैं माँ के साथ, तो उसमें इसका मेनली यूज है। नींद, नींद भी क्या है, बच्चा आमतौर पे वयस्क लोगों से थोड़ा ज्यादा ही लेता है। नॉर्मल एक व्यक्ति 6 घंटे या 8 घंटे ऐसा ही कुछ सोता है, लेकिन एक बच्चा क्या है, नींद लेता है 15 से 20 घंटे। 15 से 20 घंटे का पर डे ये नींद लेता है। हाँ, लेकिन ये कभी भी 15 से 20 घंटे ऐसा नहीं कि वो रेगुलर लेगा, नहीं। 2 घंटे सोया फिर उठ गया, 1-2 घंटे सोया फिर उठ गया, ऐसे करके वो छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो 15 से 20 घंटे की नींद पर डे वो लेता है। और ये नींद लेने की वजह से उनमें क्या है कि थोड़ा शारीरिक भी उनकी बढ़ती है और ग्रोथ बहुत तेजी से वो करते हैं उस समय। फिर नाड़ी की गति, यानी पल्स रेट इसको बोल सकते हैं, है ना, नाड़ी की गति या पल्स रेट इसको बोल सकते हैं समझने, क्योंकि नाड़ी समझना हर किसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो नाड़ी की गति,
पल्स रेट क्या है? आम आदमी में क्या है पल्स रेट, जिसको बीपी बोल सकते हैं, तो ये रहता है लगभग यही 80 120 के आसपास। लेकिन बच्चों में क्या है? बच्चों में 160, ये पल्स रेट बच्चों में 160 के आसपास होता है। नॉर्मल इंसान में क्या है? 80 से 120 होता है, यही होता है ना बीपी। लेकिन बच्चे में जो है ना वो 160 के आसपास का पल्स रेट उसका होता है। फिर है भूख से संबंधित, यानी बोल सकते हैं भूख का अंकुचन। मतलब बच्चे भूख कब से महसूस करना स्टार्ट करते हैं? तो जब बच्चा जन्म लेता है तो 2-3 सप्ताह तक उसको नहीं पता कि हमें भूख भी लगी है या नहीं लगी। उसको खुद से आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि हाँ बच्चे को 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया या 1 घंटे हो गया, अब उसको स्तनपान करवाना है, दुग्धपान करवाना है। लेकिन क्या है कि जब बच्चा लगभग 3 सप्ताह का हो जाता है, 3 वीक का, जब वो 3 सप्ताह का हो जाता है तब से उसे इस बात का आभास होने लगता है कि हाँ मुझे भूख लगी। यानी कि ये देख रहे हैं 30 सारी ये जो क्रियाएं हैं वो जन्म से 30 दिन के अंदर की क्रियाएं हैं, जन्म से 30 डेज के अंदर की ये सब बातें। 30 दिन के अंदर ही बच्चा ये चीज भी सीख लेता है कि हाँ मैं भूख भी लगी है, मैं खाना भी है। तो जैसे ही बच्चा सोया रहे या कुछ भी कर रहा हो, अगर तो जैसे ही भूख लगती है तो सीधा उसका सिग्नल क्या है? वो रोने लगता है ना। वो बोलता थोड़े, छोटा बच्चा बोलेगा नहीं कि हमें भूख लगी, लेकिन हाँ वो रोना स्टार्ट कर दिया तो उस समय कि माता जो भी होती है या आसपास रहने वाले लोग, वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा भूखा है। नेक्स्ट है नवजात, ये क्रंदन हो गया ना। हाँ, तो नवजात शिशु का क्रंदन है एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है नवजात शिशु का, नवजात शिशु का क्रंदन मतलब रोना, है ना। क्रंदन कहो या रोना कहो, इस क्रिया को ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अभी अभी जैसा थोड़ा समय पहले ही हमने श्वसन क्रिया में इसको बताया था कि बच्चा का रोना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हर चीज के लिए। जैसे बच्चा अगर रोएगा नहीं, स्टार्टिंग में जन्म के समय अगर बच्चा नहीं रोया तो उसकी श्वसन क्रिया स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तो का रोना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके ब्रीदिंग मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, उसके श्वसन रिस्पायरेशन को स्टार्ट करने के लिए उसका रोना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा स्टार्टिंग में कुछ कोई भाषा जानता नहीं, ना सांकेतिक भाषा ना लिखित, कुछ किसी भी तरीके का वो भाषा नहीं समझता, ना बोलना जानता है। तो अपनी किसी भी क्रियाओं की आवश्यकताओं के लिए वो क्या है, किस चीज का सहारा लेता है? क्रंदन का। वो रोना ही स्टार्ट कर देता है, तभी लोग समझ पाते हैं कि हाँ बच्चा किसी न किसी कष्ट में है या इसको किसी और चीज की आवश्यकता है। के बाद है तो ये सारा आता है, ये सारी क्रियाएं आती हैं किसमें? शरीर शास्त्रीय क्रियाओं में। ये सारे बिंदु उसी के थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है नवजात शिशु की संवेदनशीलता। क्या है ये? नवजात की संवेदनशीलता। ये क्या होता है संवेदनशीलता? संवेदनशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिव। तो ये सेंसिटिविटीज क्या है बच्चे का, या इसको लिख भी ले सकते हैं इंग्लिश में, सेंसिटिविटीज ऑफ नियोनेट, है ना। ही देते हैं। साइकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये उस समय अगर हिंदी का वर्ड अगर ना समझ में आ रहा हो तो उस समय आप इंग्लिश में जो भी उसका वर्ड है उसका सहारा ले सकते हैं, उसको समझने के लिए उन सब चीजों का ये कर सकते हैं। तो देखिए सेंसिटिविटीज मतलब संवेदनशीलता। बच्चे जो स्टार्टिंग में 30 दिन के हैं, या बोल सकते हैं कि जब तक वो हाव भाव या किसी तरीके की सांकेतिक भाषाओं को नहीं समझते तब तक बच्चे समझते किस चीज,
तो 5 तरीके के सेंसरी सेंसिटिविटी मतलब सेंसरी मोड। सेंसरी मोड आप लोग को भी पता होगा मुख्य रूप से सेंसरी मोड कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ लोगों को आप लोग में से जरूर ही पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जरा ध्यान से देखेंगे। सेंसरी मोड मुख्य रूप से किसी भी मनुष्य में, बच्चा हो या मनुष्य हो, मुख्य रूप से 5 तरीके का होता है। कौन कौन? सेंसरी मोड में आता है आंख, कान, त्वचा और स्वाद। आंख, नाक, त्वचा, स्वाद और क्या है कि एक गंध कह सकते हैं, स्मेल, है ना। बच्चा स्मेल भी वो कर पाता है कि गंध। हाँ, तो गंध करना मतलब आंख मतलब देखना, दृश्य वो देख सकता है, आंख लिख सकता है, या जो भी कान है तो कान का क्या काम है, श्रवण करना। तो सेंसरी, ये सब सेंसरी पार्ट्स हो गए हैं, सॉरी, ये सब क्या है ना, ये सब सेंसरी पार्ट्स हो गए। तो क्या करते हैं कि इसको ना सेंसरी ये लिख देते हैं। क्या कर सकता है आंख से, वो क्या कर सकता है, दृश्य। बच्चा वो दृश्य कर सकता है, किसी भी चीजों को देख सकता है। और क्या है ये, यहाँ पे वो श्रवण कर सकता है, यानी कि सुन सकता है। तो ये सब चीजें आसानी से समझ सकता है। दृश्य है यानी कि सेंसरी पार्ट्स, ये सेंसरी ऑर्गन बोल सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन सा है, ये सब करने के लिए क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आंख की, है ना। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन है, तो आंख है, कान है, त्वचा है, और क्या है के लिए जीभ और नाक। ये सब सेंसरी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स है। और इनके द्वारा जो किया जाता है वो क्या है, संवेदनशीलता, यानी कि सेंसिटिविटी के अंदर क्या क्या आता है, तो दृश्य, श्रवण, त्वचा, स्वाद और गंध। मतलब बच्चा कुछ क्रिया नहीं समझता है, उस समय उसको कुछ पता नहीं होता कि ये कलर कौन सा है, ये हमें, अगर कोई अगर थोड़ा सा अगर उसको 30 दिन का बच्चा होता है, अगर उनको कितना भी प्यार करो, कुछ बोलो, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। इन सब के बावजूद इन सभी चीजों, इन पांचों माध्यम से वो आसपास के चीजों को महसूस करता है। जैसे दृश्य, किसी भी चीज को, अब सबसे पहले बच्चा क्या है, अपने माँ को पहचानना स्टार्ट करता है। तो किस तरीके से, माँ को अपने स्पर्श से भी पहचान पाता है बच्चा, देखकर भी पहचान पाता है, उसकी आवाज सुनकर भी उसको समझ पाता है, तो क्या खिलाया पिलाया जा रहा है वो टेस्ट कर सकता है। मतलब जो 30 दिनों का जो बच्चा होता है वो मैक्सिमम इन्हीं 5 चीजों के ऊपर वो अपनी सारी गतिविधियों को महसूस कर सकता है। इसको सेंसरी मोड बोलते हैं। मतलब देखो क्या है, मतलब अगर उसको डांटो, 30 दिन के बच्चे को कितना भी तेज डांट लो वो नहीं रोएगा। उसको नहीं पता कि हमको डांटा जा रहा है, उसको स्टिक दिखाओ फिर भी वो नहीं रोएगा। उसको नहीं पता कि हाँ हमको पीटने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हाँ उसको चींटी काट लो, चींटी काटने पर क्या है, बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो फील कर सकता है इस चीज को, त्वचा के माध्यम से वो महसूस कर सकता है। अगर जैसे अभी बच्चा है, बच्चे को अगर हम लोग तीखा कोई चीज खिला दें, भले ही वो 30 दिन का हो, 5 दिन का हो, 20 दिन का हो, लेकिन अगर क्या है, अभी वो कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन अगर उसको कोई तीखा चीज खिला दे तो क्या है, बच्चा रोने लगेगा। मतलब वो टेस्ट भी कर सकता है। और जब उसके आसपास बैठे बहुत तेज साउंड बजा देने से भी बच्चा थोड़ा क्या है ना, डर जाता है, वो डर सा जाता है अचानक से, और उसके बाद भी वो रोने लगता है। श्रवण भी कर सकता है। इन सब चीजों से ये पता चल रहा है ना। और ये इन सब चीजों से पता चलता है कि बच्चा किन किन चीजों को समझ सकता है, नहीं समझ सकता है ना। तो ये थे नवजात शिशु की संवेदनशीलताएं, मतलब सेंसिटिविटीज, सेंसरी मोड, सेंसरी ऑर्गन बच्चों में क्या क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा। अब क्या है, इसके बाद बच्चों में जो आता है नवजात शिशु के
नेक्स्ट है टॉपिक है वो है नवजात शिशु के संवेग। अब लीजिए, अब ये कौन सा वर्ड है संवेग? ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी फिजिक्स में आ गए, है ना? लेकिन ये संवेग वो वाला नहीं है। इसका संवेग, त्वरण और इन सब चीजों से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ संवेग का सीधा सीधा अर्थ है इमोशंस। ठीक है, तो हिंदी में तो थोड़ा अजीब ही लग रहा है संवेग, तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इमोशन ऑफ नियोनेट। इमोशन ऑफ मतलब नवजात शिशु जो भी है उनके क्या क्या इमोशंस होते हैं। इमोशंस ऑफ लगा दो, एक से ज्यादा इमोशंस होते हैं जन्म के साथ ही। उनमें क्या कह सकते हैं 2-4-5 दिन के अंदर, 5 दिन 6 दिन या 1 वीक के बाद इन कुछ कुछ इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। तो बाय बर्थ कह सकते हैं इनमें 3 तरह के मूल रूप से इमोशंस पाए जाते हैं। उसके जो 3 संवेगात्मक उनमें 3 तरीके की होती है, और वो क्या क्या है? तो कह सकते हैं भय, पहला है वो बच्चा क्या है, वो डरना जानता है ना? इमोशंस, वो डर रहा होता है और उसमें रोने की, मतलब रोना। और क्या है, और इमोशंस है, ठीक है? तो वो है जैसे किसी भी चीज को महसूस कर रहा है, ठीक है ना? किसी भी चीज को महसूस कर पा रहा है, ये सब हम इसमें ये इमोशंस के बारे में डिटेल्स में कभी और किसी क्लास में ढंग से और बता पाएंगे। तो फिलहाल क्योंकि ये थोड़ा डिटेल से समझने का चीज है, तो इसलिए इसमें अभी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो शॉर्ट में बताने का कोई मतलब बनेगा नहीं कि इमोशंस से ही आगे पूरा का पूरा बच्चे का ये भाव, वो किस तरीके से किस चीज को समझता है, वो इमोशंस के ऊपर ही आता है। इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में आगे देखेंगे। अभी क्या है कि अभी एक नए टॉपिक्स के ऊपर अब चलेंगे, और वो होगा क्या, बाल अपराध। नया टॉपिक है बाल अपराध। तो थोड़ा शॉर्टकट में आज देख लेते हैं, ये बहुत ही लंबा सा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, आज देख लेते हैं इसमें। बाल अपराध, बाल अपराध क्या है कि ये भी एक बालकों से जुड़े, अब क्या है, अब हम लोग नवजात शिशु के बारे में अब हम लोग नहीं देख रहे हैं, अब हम लोग क्या है बाल अपराध के बारे में, है ना? जब बच्चा, जब शिशु नवजात शिशु के स्टेज से ऊपर चला गया है, ठीक, तो बालकों में क्या है कि अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे बालक कुछ ऐसे अपराध कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं, जिसके कारण कि उन पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। अनेकों तरह की कार्रवाई उन पे अब होती है, लेकिन ये है कि उन पे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती। तो हम लोग को ये जानने की बहुत सख्त आवश्यकता है, इस बात का हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि आखिर बालक छोटी सी उम्र में अपराध क्यों करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके कारणों को जानना जरूरी है। बाल अपराध के मुख्य जो कारण है ना, बाल अपराध के जो कारण है वो क्या है, तो समझते हैं। तो इनके जो मुख्य कारण है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 5 कारण है। कौन कौन से? वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुगत होता है। दूसरा क्या है, पहला है वंशानुक्रम, इसमें क्या है कि जेनेटिक्स कुछ गुण ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण वो थोड़ा क्राइम वगैरह करते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है, शारीरिक, शारीरिक शारीरिक का क्या तात्पर्य है? शारीरिक कारण कैसे हो सकता है? तो जैसे बच्चा सपोज अगर किसी भी तरीके से डिजेबल्ड है, बच्चा ऐसा है कि किसी पार्ट्स से वो डिजेबल्ड है, तो बच्चे क्या करते हैं, आसपास के जो बच्चे होते हैं उनको चिढ़ाते रहते हैं, और चिढ़ाने की वजह से बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं
उनको मार दिया, पीट दिया, तो इस तरीके से वो अपराध में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, समाज में आज जो सामाजिक कारण है उसमें क्या है कि कोई बच्चा है, किसी भी तरीके से वो किसी चीज को नहीं कर रहा है, या ऐसा है कि बच्चे का रिजल्ट खराब आया, या कुछ ऐसा काम करने गया बच्चा से नहीं हो पाया। अब क्या है, आसपास के सोसाइटी के लोग क्या है ना, उसको हीन भावना से देखने लगते हैं, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं मानो कि वो एक प्रॉपर एक क्रिमिनल है, मतलब अजीब टाइप से उसके साथ बिहेव होने लगता है। तो इन सभी कारणों, सामाजिक कारण भी एक कारण है जिसके कारण बालक जो है अपना जो स्टेप है वो अपराध की तरफ बढ़ा देता है। और और कौन से कारण हो सकते हैं? दो और जो मुख्य कारण है वो है आर्थिक। पहला इसमें है एक मुख्य कारक आर्थिक। बच्चा जब आर्थिक अभाव में होता है, किसी कार्य को करना चाहता है या किसी चीज की उसकी उसमें लालसा होती है उसकी, और वो उसको पूरा नहीं कर पाता, तो उसको पूरा करने के चक्कर में भी बच्चे कई बार क्या है, अपराध कर बैठते हैं। और जो सबसे लास्ट है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है कि सपोज बच्चा अगर ऐसा है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पे बहुत सुदृढ़ नहीं है, या कह सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या है, बच्चे उससे चिढ़ाते हैं, या ऐसा है कि जब मानसिक स्थिति संतुलन सही नहीं है तो वो अनजाने में कई अपराध कर बैठता है। तो ये इसके कारण है। अब क्या है, अगर किसी भी चीज का कारण है तो उसका निदान भी ढूंढना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो बाल अपराध के ये हम लोग कारण पढ़े कि किन किन कारणों से बालक अपराध की ओर बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि बालक अगर अपराध की तरफ बढ़ा तो उसके निदान की क्या क्या उपाय है। तो बोल सकते हैं निदान या रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 तरीके के उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो क्या है, माता पिता द्वारा उपचार। पहला बिंदु जो है इसमें, पहला जो हम लोग ये कर सकते हैं उपाय में है माता पिता द्वारा उपचार। हाँ, ये बच्चे के लिए माता पिता द्वारा उपचार। अगर कोई बच्चा रेगुलर बदमाशी कर रहा है ना, अगर आस पड़ोस में रेगुलर वो कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसके माता पिता के पास जाते हैं कि भाई देखिए आपका बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, आप इसको हैंडल कर लीजिए। अगर आसपास के सोसाइटी में रहने वाले लोग या हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसा एक्टिविटी क्यों कर रहा है, सबसे पहला क्या हम लोग का जिम्मेवारी बनता है कि जाके उसके पेरेंट्स को, उसके गार्जियंस को रिपोर्ट करे कि हाँ आपका बच्चा ऐसा एक्टिविटीज कर रहा है जिससे कि सभी को परेशानी हो रही है। नेक्स्ट क्या है, माता पिता की गतिविधि के बाद क्या है, मनोवैज्ञानिक उपचार उसका किया जा सकता है ना, मानसिक चिकित्सक द्वारा। तो कह सकते हैं मानसिक चिकित्सक द्वारा ऐसा हो सकता है कि मानसिक चिकित्सक द्वारा, तो मानसिक चिकित्सक द्वारा भी उसका उपचार किया जा सकता है। सपोज अगर बच्चा कुछ ऐसा है, ज्यादा स्टबबॉर्न हो गया, वो ज्यादा जिद करने लगा, या कुछ ऐसा एक्टिविटीज कर रहा है जो माता पिता के भी समझ से बाहर है, ऐसी स्थिति में क्या है, माता पिता अक्सर उसको किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं और वहां उसका उपचार किया जाता है। और तीसरा है क्या, तीसरा है सरकार द्वारा उपचार करना। अगर बच्चा फिर भी अगर बदमाशी किए ही जा रहा है, वो कुछ है इस तरीके का अपराध किए कर ही रहा है रेगुलर तौर पे, तो उस समय उस कंडीशन में क्या है, फिर लीगल एक्शन सरकार लेती है, सरकार द्वारा उपचार। अब सरकार द्वारा जो उपचार होता है उसमें क्या क्या सरकार को समझाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए क्या क्या, ऐसा है कि छोटा बच्चा आजकल छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं, तो उस कंडीशन में सरकार क्या है, उनको उनके लिए क्या क्या किशोर न्यायालय की व्यवस्था करवाई है सरकार ने, कि बच्चों को आम लोगों के साथ ना रख के का जो कोर्ट हो वो अलग तरीके से चले। अभी इनमें उतनी समझदारी होती नहीं है, ये मैच्योर्ड होते नहीं है, अनजाने में कई गलतियां कर दिए होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में उनके लिए अलग से एक कोर्ट की व्यवस्था की जाती है और उसको बोला जाता है किशोर न्यायालय। दूसरा और क्या है, एक प्रोबेशन
की व्यवस्था की जाती है। प्रोबेशन में क्या होता है कि इसमें बच्चे को दंडित नहीं किया जाता है ना, इनके कारणों का पता लगाया जाता है, और इस कंडीशन में ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है बच्चे को अपने साथ रख के और उनके माता पिता के सहयोग से उसको ठीक करने का प्रयास करता है कि हाँ भाई इसकी जो भी अपराध की ओर जो स्टेप बढ़े, या इसका जो मानसिक स्थिति ऐसी है कि ये अपराध को ही चुनने का ये रास्ता अपनाता है, तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। और सबसे लास्ट है सुधार गृह। सुधार गृह में बच्चे को रखकर और इनको व्यावसायिक ज्ञान या अनेकों कई तरह के इनको ज्ञान देके इनको सही रास्ते पे लाने का कार्य किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आज का सही ढंग से समझ में आया होगा और इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से सावधानी पूर्वक और समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।